दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल एम्पायर में से एक मुग़ल एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर जिसका दायरा 17वीं सदी तक लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता था। लेकिन कुछ ही समय में वो दौलत, पावर सब खत्म होने लगे। सवाल है आखिर कैसे? मुगल्स ने 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच भारत को एक नए रूप में बदल दिया था। अकबर के समय में राजनीति और रिलीजन के बीच बैलेंस था, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को एक विशाल एम्पायर का हिस्सा बनने का मौका मिला। जहांगीर और शाहजहां के दौरान आर्ट, लिटरेचर अपने शिखर पर था। उस समय का मुगल दरबार दुनिया भर के लिए एक मिसाल था, एक ऐसी जगह जहाँ से ट्रेडिंग, इस्लामिक कल्चर और एजुकेशन फैल रही थी। मुगल एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े और अमीर राष्ट्रों में से एक माना जाता था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट होती है, और मुगल्स के लिए ये गिरावट शुरू हुई थी उनके सबसे बड़े शासक औरंगज़ेब के समय से। औरंगज़ेब ने एम्पायर को अपने चरम तक फैलाया। दूसरी तरफ उनकी धार्मिक नीतियाँ जैसे जिजिया टैक्स वापस लगाना, मंदिरों को तोड़ना और हिंदू और सिख समुदाय के प्रति स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से एम्पायर के अंदर ही आग भड़क रहा था। औरंगज़ेब के मौत के बाद जो मुग़ल साम्राज्य की एक विशाल और मजबूत इमारत थी, उसकी दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। कमज़ोर और इनकेपेबल सक्सेसर, दरबारी साजिशें और अलग अलग बगावत, ये सब कुछ मिलाकर मुग़ल एम्पायर को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। औरंगज़ेब का नाम मुग़ल इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है। एक तरफ उन्होंने एम्पायर को सबसे बड़े दायरे तक फैला दिया था, लेकिन दूसरी तरफ उनके फैसले और नीतियाँ इस एम्पायर के पतन की बुनियाद बन गए। औरंगज़ेब के दौरान 3 सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे: मिलिट्री ओवररीच, रिलीजियस इंटॉलरेंस और इकोनॉमिक बर्डन। औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 26 साल लगभग लगातार दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए गुजारे। मराठास, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब एक के बाद एक उनके निशाने पर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितना वो एम्पायर को फैला रहे थे, उतना ही एम्पायर के रिसोर्सेस ख़त्म हो रहा था। हर युद्ध में हज़ारों सिपाही, उनका खर्चा, संपत्ति खाली होने लगी, खेतीबाड़ी बर्बाद हो गई और आम आदमी गरीबी और भुखमरी से जूझने लगा। इस वजह से मुग़ल एम्पायर के अंदर ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया था। दूसरा बड़ा मुद्दा था रिलीजियस इंटॉलरेंस। अकबर ने जो एक इंक्लूसिव और टॉलरेंट पॉलिसी बनाई थी, औरंगज़ेब ने उसे उल्टा कर दिया। उन्होंने जिजिया टैक्स दोबारा लागू कर दिया, जो कि हिंदू पर लगता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने का भी ऑर्डर दिया था और कोर्ट में संगीत, आर्ट को भी बंद कर दिया। और ये सब डिसीजंस उनके प्रजा में नाराज़गी फैलाने लगे। और तीसरा पहलू था ओवर टैक्सेशन और इकोनॉमिक बर्डन। डेक्कन वॉर्स को चलाने के लिए उन्हें आम लोगों पर भारी टैक्स लगाना पड़ा। इससे किसान और छोटे व्यापारी ज़्यादा पीड़ित हुए। तो अगर हम एक लाइन में समझे, औरंगज़ेब ने एम्पायर को ज़मीन पर तो फैला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एम्पायर टूटने लगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे, लोगों की लॉयल्टी कम हो रही थी और मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो रहा था अंदर से। और 1707 में औरंगज़ेब के मौत के बाद मुग़ल एम्पायर ऊपर से तो अभी भी शानदार थी, लेकिन अंदर से खोखली। और इसी खोखलेपन का फ़ायदा उठाया उनके बाद आने वाले कमज़ोर एम्पायर्स और कोर्ट के अंदर मची हुई लड़ाई ने। जब औरंगज़ेब की मौत हुई, तब बड़ा सवाल था अगला राजा कौन बनेगा। और यही से शुरू होता है मुग़ल एम्पायर का दूसरा बड़ा क्राइसिस। मुग़ल्स के सिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बाप के बाद बेटा अपने आप राजा नहीं बनता था। जो भी प्रिंस सबसे ज़्यादा आर्मी सपोर्ट और पॉलिटिकल जुगाड़ जमा ले, वही राजा बन जाता था। औरंगज़ेब के तीनों बेटे एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। हर एक बेटा अपने आप को वारिस समझता था। इससे खून खराबा, सिविल वॉर और एम्पायर की ताकत कम होती गई। आखिरकार बहादुर शाह एम्पायर बने, लेकिन उनकी एज ज़्यादा थी और लीडरशिप वीक। उनके बाद आने वाले एम्पायर जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, सभी या तो इनकम्पिटेंट थे या फिर कोर्ट के मिनिस्टर्स के पपेट। सबसे ज़्यादा पावर कोर्ट के अंदर नोबेल्स और वजीर के हाथ में आने लगी। आपने शायद सैयद ब्रदर्स के नाम सुने होंगे। उन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था, क्योंकि राजा कौन होगा इसका फैसला वो करते थे। मतलब राजा सिर्फ एक कुर्सी पर बैठा हुआ नाम था, लेकिन असली ताकत कुछ नोबेल्स के पास थी। इस वजह से एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी टूटने लगी। हर नोबेल अपना अपना जागीर बनाने लगे। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, ये सब अपने अपने हिस्सों के राजा बन गए और दिल्ली सल्तनत उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसके साथ ही कोर्ट में साजिशें भी चल रही थी। मिनिस्टर्स एक दूसरे के साजिश में उलझे रहते, एम्पायर को मैनिपुलेट करते और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एम्पायर की रिसोर्सेस लूटते रहते। संपत्ति खाली होती गई।
इसके साथ आर्मी डिसिप्लिन गिरने लगा। एक टाइम मुगल आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स थी, लेकिन जब एम्परर वीक हो और जनरल्स करप्ट हो जाए तो आर्मी भी सिर्फ नाम का ही रह जाता है। मुगल एम्पायर जिसका बेस पहले ही औरंगजेब के वॉर से हिल गया था, अब एक के बाद एक वीक रूलर और उनके करप्ट कोर्टियर्स की वजह से और भी बुरा हाल होने लगा। मुगल एम्पायर के लिए पॉलिटिकल और लीडरशिप क्राइसिस के साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी, इकोनॉमिक कोलैप्स। यानी जो सिस्टम एम्पायर को चलाता था वही सिस्टम धीरे धीरे खराब हो गया। मुगल्स के दौर में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उनका मनसबदारी सिस्टम, जहां नोबल्स को जागीर या लैंड रेवेन्यू असाइन होता था और बदले में उन्हें एम्परर के लिए फौज देनी पड़ती थी। अकबर के टाइम पर यह सिस्टम एकदम इफिशिएंटली चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे एम्परर कमज़ोर होते गए मनसबदार्स ने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। वो दिल्ली को सही रेवेन्यू भेजने के बजाय अपने पॉकेट में डालने लगे और फौज देने की जगह फेक नंबर्स दिखाने लगे। मतलब पेपर्स में लिखा होता था कि मनसबदार के पास 1000 सिपाही है, लेकिन असल में ग्राउंड पर सिर्फ 200 ही होते थे। दूसरी तरफ करप्शन, गवर्नर्स और टैक्स कलेक्टर्स आम लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे और उस पैसे का एक हिस्सा दिल्ली को भेजने के बजाय खुद रख लेते थे। इस वजह से आम किसान और व्यापारी का ज़िंदगी मुश्किल होता गया और जहाँ पहले मुगल एम्पायर की इकोनॉमी दुनिया में एक बेंचमार्क थी, वही अब क्राइसिस में घुस गया। भारी टैक्स, लगातार वॉर्स और गवर्नेंस की वजह से खेतीबाड़ी बर्बाद हो गई। बहुत जगह भुखमरी के इंसिडेंट सामने आए और किसान की ज़िंदगी मुश्किल में आ गई। इन सब के अलावा मुगल आर्मी भी आउटडेटेड हो गई थी। यूरोप में उस टाइम तक मिलिट्री टेक्नोलॉजी रैपिड स्पीड में इवॉल्व हो रही थी, नई तोपें, नए रिफाइल्स, ट्रेनिंग टेक्निक्स, लेकिन मुगल्स अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज करने में फेल रहे। कमज़ोर राजा के पास ना पैसा था और ना ही विजन कि वो आर्मी को नए स्टैंडर्ड पर ले जा सके। मुगल फ़ौज को हर तरफ से मार पड़ने लगी, चाहे वो मराठास हो, सिख हो या फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। ये सब मिलाकर एक डेंजरस साइकिल बन गया था। वीक एडमिनिस्ट्रेशन, कम रेवेन्यू, वीक आर्मी और ज़्यादा बगावत और इन्वेजन्स, और हर छोटा गवर्नर या नोबल अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा समझने लगे। जब दिल्ली की कुर्सी कमज़ोर पड़ गई और मुगल एम्पायर्स सिर्फ नाम का शासक बन गए, तब एक नए दौर की शुरुआत हुई। यानी वो छोटे छोटे रियासत और लोकल लीडर्स अब वो आज़ाद होने लगे। सबसे पहले बात करते हैं मराठास की। शिवाजी ने 17वीं सदी में मराठा पावर की फाउंडेशन रखी थी और उनके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी ने अपने पावर को बढ़ाया। औरंगजेब के डेक्कन वॉर्स ने उन्हें और पावरफुल बनने का मौका दिया। जब औरंगजेब ने अपना पूरा फोकस डेक्कन में लगाता रहा, तब मराठास गुएरिला वॉरफेयर यूज़ करके मुगल आर्मीज़ को थका देते थे। और जैसे ही औरंगजेब मरा, मराठास ने तेज़ी से नॉर्थ इंडिया की तरफ एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 1720s तक उन्होंने मलवा और गुजरात अपने कब्ज़े में ले लिया था। 1736 में उन्होंने सीधा दिल्ली पर चढ़ाई की। सोचो, जिस एम्पायर का सेंटर दिल्ली था, उसके खुद कैपिटल पर मराठास ने हमले किए। एक सिंबॉलिक मोमेंट था जिसमें सबको समझ आ गया था कि अब असली पावर दिल्ली में नहीं बल्कि मराठास के हाथ में शिफ्ट हो रही है। दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी भी पंजाब में अपनी पावर को फैला रहा था। गुरु गोविंद सिंह और उनके बाद के सिख लीडर्स ने मुगल के खिलाफ मजबूत आंदोलन शुरू किए। मुगल एम्पायर्स की सख्त पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा असर पंजाब पर पड़ा और इसी वजह से सिख मिलिट्री ने धीरे धीरे मुगलों की ताकत ख़त्म कर दी। 18वीं सदी के मिडिल तक पंजाब प्रैक्टिकली मुगल के कंट्रोल से निकल चुका था। ईस्टर्न इंडिया में भी सेम कहानी थी। बंगाल का नवाब जैसे मुर्शिद कुली खान ने प्रैक्टिकली मुगल अथॉरिटी से अलग हो गए। वो नाम के लिए मुगल्स को मान लेते थे, लेकिन असल में वो अपना ट्रेजरी और आर्मी बना रहा था। अवध और हैदराबाद में भी नवाब और निज़ाम ने वही पैटर्न फॉलो किया, अपनी मर्जी का रूल चलाना। मतलब मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का रूलर रह गया था, जिसका पैसा, फौज, सब कुछ रीजनल गवर्नर्स ने अपना कंट्रोल में ले लिया। जैसे जैसे रीजनल पावर्स मजबूत होते गए, मुगल सेंट्रल अथॉरिटी और कमज़ोर होती गई। जब सेंट्रल पावर कमज़ोर हो तो लोग नेचुरली लोकल शासक के पीछे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली से आने वाले ऑर्डर्स का अब कोई मतलब नहीं था और इसी वजह से 18वीं सदी तक मुगल एम्पायर टूटकर छोटे छोटे स्टेट्स में बदल गया था। दिल्ली का एम्पायर सिर्फ नाम का राजा रह गया था, जैसे एक पुराना राजा जिसे लोग इज्जत देते लेकिन जिसके पास असल में कुछ भी पावर नहीं है। और जैसे मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज कोलैप्स हो रही थी, नए पावर्स खुद को हिंदुस्तान के असली मालिक समझना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ चल ही रहा था और ऊपर से एक नया बड़ा क्राइसिस आ गया, फॉरेन इन्वेजन्स का।
नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी जैसे बाहर के अटैकर्स ने इस ऑलरेडी वीक एम्पायर को और ज़्यादा हिला दिया। नादिर शाह आज के ईरान का रूथलेस कॉन्करर था। 1739 में उसने हिंदुस्तान पर अटैक किए। मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह की फ़ौज उससे कर्नल की बैटल में मिली, लेकिन एकदम ही वीक और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। नादिर शाह ने उसे इजीली डिफीट किया और सीधा दिल्ली मार्च किया। दिल्ली पहुंचते ही उसने जो लूट मचाई, जिससे एम्पायर के प्रेस्टीज को ज़मीन पर गिरा दिया। संपत्ति खाली कर दिया गया, कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन तक ले गया। करोड़ों की दौलत एक रात में उठाकर ईरान भेज दी गई। और सबसे बुरा उसके सोल्जर्स ने किया, दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। जिस एम्पायर का कैपिटल एक टाइम दुनिया के सबसे सिक्योर और वेल्दी सिटीज़ में से एक था, वही अब एक लूटेड और डिवेस्टेटेड सिटी बन गया। ये इंसिडेंट मुगल एम्पायर के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था। अब रीजनल रूलर्स और आम लोग दोनों समझ गए थे कि दिल्ली अब उन्हें प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। और नादिर शाह के बाद आया अहमद शाह दुरानी, जो अफगानिस्तान का एक पावरफुल शासक था। 1748 से लेकर 1760 तक उसने बार बार हिंदुस्तान पर अटैक किए। हर बार वो पंजाब, दिल्ली तक लूट मचाता था। उसकी सबसे बड़ी एंट्री थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जहां उसने मराठास को डिफीट किया। लेकिन इस बैटल का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि मुगल एम्पायर और भी इररिलेवेंट बन गया। अहमद शाह दुरानी के अटैक्स ने मुगल एम्पायर की बची कुची प्रेस्टीज भी तोड़ दी, क्योंकि अब लोग कहते थे अगर एम्पायर अपनी राजधानी और प्रजा को अफगान रेड से बचा नहीं सकता तो वो एम्पायर है ही क्यों। इन दोनों इन्वेजन्स का एक और इम्पैक्ट था, मुगल संपत्ति एकदम खाली हो गई। जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू और रिसोर्सेज बचा था वो भी लूट ली गई। दिल्ली के दरबार के पास अब ना पैसा था और ना ही आर्मी को मेंटेन करने की ताकत। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तोड़ दिया और अहमद शाह दुरानी ने एम्पायर को पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना दिया। अब मुगल एम्पायर एक खोखला नाम था, लेकिन एक और प्लेयर अब स्टेज पर आ रहा था, जो धीरे धीरे इन सभी रीजनल पावर्स को ख़त्म करके अपना एम्पायर बनाएगा। और वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टार्टिंग में ये कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संगठन थी, जो 1600 में स्पाइसेस, कपड़ा और ट्रेड के लिए हिंदुस्तान आया था। लेकिन मुगल वीकनेस का फ़ायदा उठाकर ये कंपनी धीरे धीरे एक ट्रेडिंग फर्म से पॉलिटिकल पावर बन गई। सबसे पहला बड़ा स्टेप था बंगाल में। बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे रिच प्रोविंस था, लेकिन जैसे दिल्ली वीक हुआ, बंगाल के नवाब्स प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बन गए और इसी जगह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक चालाकी की शुरुआत हुई। 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की, लेकिन कंपनी ने उसके अपने जनरल्स को पैसे देकर उसकी फ़ौज तोड़ दी और ऐसे ब्रिटिश ये लड़ाई जीत गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बंगाल का रेवेन्यू अब सीधा ब्रिटिश के पास जाने लगा। इस पैसे का यूज़ उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए यूज़ किया। एक ऐसी फ़ौज जो मुगल एम्पायर की फ़ौज से भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न थी। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी के पास अब अपना मिलिट्री पावर आ गया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल रीच बढ़ाई। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ की। 1770 तक सिचुएशन ये थी कि दिल्ली के एम्पायर सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन गया था। कंपनी को अपना हर कॉन्ट्रैक्ट और फरमान मुगल एम्पायर के नाम पर पास करवाना होता था, लेकिन असली फैसले कंपनी खुद करती थी। 1803 में ब्रिटिश कंपनी ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। अब मुगल एम्पायर अपने ही कैपिटल में ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर रहने लगा। और फिर आया 1857 का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने से। जब सिपाहियों को नए इनफील्ड राइफल्स दिए गए, उन राइफल्स के कार्टिजेस को दांतों से खोलना पड़ता था और अफवाह थी कि उन कार्टिजेस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा। इसके बाद मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करना शुरू किया और दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र को अपना सिंबॉलिक लीडर डिक्लेयर किया। लेकिन बहादुर शाह जफ़र खुद बहुत कमज़ोर राजा थे, पर लोगों ने सोचा कि मुगल फ्लैग के नीचे वो फिर से यूनाइटेड हो पाएंगे। दिल्ली से रिवोल्ट पूरे उत्तर भारत में फैला। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली जैसे शहरों में भी ब्रिटिश के खिलाफ जंगें लड़ी गई। लेकिन ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये आंदोलन टिक नहीं पाया। ब्रिटिश ने 1858 तक रिवोल्ट को दबा दिया और मुगल एम्पायर को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया।
बहादुर शाह जफ़र, जो कुछ ही वक्त पहले दिल्ली के बादशाह थे, उन्हें ब्रिटिश ने रंगून, आज के म्यांमार, भेज दिया। वहाँ उनकी ज़िंदगी एक कैदी की तरह गुजरी। उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया गया और उनकी मौत के बाद उन्हें रंगून में आम आदमी की तरह दफन कर दिया गया। दुनिया के सबसे वेल्दी और ग्लोरियस एम्पायर में से एक, जो 200 साल तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था, एक ट्रेडिंग कंपनी के सामने हार गया। और ये सब हुआ क्योंकि अंदर से एम्पायर एकदम खोखला हो चुका था। ना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ना मॉडर्न आर्मी और ना ही यूनिटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सिंपल फार्मूला फॉलो किया, मुग़ल वीकनेस, और इस तरह से मुग़ल एम्पायर का लास्ट चैप्टर लिखा गया।